तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पांचवा हमारा टॉपिक है लघुत्तरीय प्रश्न। इसके पहले अगर हम बात करें तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिया, आपके रिक्त स्थान देख लिए हमने, सत्य सत्य देख लिया, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके देख लिया हमने। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हमारा मोटिव रहेगा कि हम लघुत्तरीय प्रश्नों को समझे और उन्हें जो है काफ़ी अच्छे प्रकार से हम याद करें। ठीक है, उसके बाद में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे, टिप्पणियाँ यहाँ पर आपकी जो है कंचन पॉकेट का खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें से बताऊँ तो आप इन प्रश्नों को सीरियसली लीजिए, सही बता रहा हूँ, क्योंकि सोशल साइंस में मैंने सबसे पहले सोशल साइंस इसलिए चुना क्योंकि अगर कंचन पॉकेट का कोई वर्जन मुझे सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा लगता है और सबसे सटीक लगता है तो होता है सोशल साइंस का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें से हर बार आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, इसी में से प्रश्न बनते हैं या इसी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करेंगे लघुत्तरीय की। तो लघुत्तरीय में जो प्रश्न शॉर्ट में दिए होते हैं, अगर आप उनमें थोड़ा सा अगर अपना ब्रेन का इस्तेमाल करें एग्जाम में, तो वही शॉर्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो आप उसमें 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा सीरियस लीजिए और मैं चलिए लघुत्तरीय प्रश्न आपको बढ़ता हूँ, तब जो है हर प्रश्न को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपको समझाऊंगा मैं, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो क्वेश्चन जो है रटना ना पड़े, आपको जो है वो समझ के याद हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पहला आपका, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मृदा परिच्छेदिका होता क्या है। आपने हमारे अर्थ देखे होंगे, हमारी पृथ्वी जो है इसी गोल है। ठीक है, अब हमारी पृथ्वी पर आपने ज़मीन देखी होगी। ठीक है, ज़मीन कुछ इस प्रकार से होती है। तो आपने अगर ज़मीन का कुछ अगर मिट्टी निकाली तो आपको उसके अंदर बहुत सारी परतें देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर की परत में रेत होगी, उसके नीचे आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, उसके नीचे आपको चट्टानें देखने को मिलेगी। तो ये एक संरचना हुई कि भाई ऊपर रेत है, उसके अंदर चट्टानें हैं, उसके नीचे पत्थर है। तो ये जो संरचना हुई ये होती है दोस्तों मृदा परिच्छेदिका। अगर हम इसको तोड़े, देखिए मृदा यानी होती है मिट्टी। ठीक है, इसी शब्द को हम तोड़ रहे हैं। परि यानी पूर्ण रूप से, ठीक है, छेदिका यानी उसको तोड़ो, यानी जो मिट्टी है उसको पूर्ण रूप से भाई छाटो। मतलब इस प्रकार से, मतलब जिस प्रकार से हम केक का एक पीस अलग करते हैं उस प्रकार से क्या आप करो, आप एक मिट्टी का ऐसा पीस अलग करो और उस पीस में देखो कौन कौन से कलर की मिट्टी है। कहीं पर आपको ऊपर पत्थर मिलेंगे, उसके बीच में आपको चट्टानें मिलेगी, उसके नीचे आपको जो अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ मिलेगी, तो वो होती है मृदा परिच्छेदिका। अब ये हमें पूछा कि भाई मृदा परिच्छेदिका है क्या, तो मैंने आपको दोस्तों समझा दिया अपनी भाषा में। अब हम लिखेंगे इसको इनकी किताब वालों की भाषा में कि पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेदन कठान में गठन, रंग और परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है। मर्दों की परतों के विन्यास को परिच्छेदिका कहते हैं। अगर दोस्तों आप इतना कठिन नहीं याद रख सकते तो आप याद रखिए, मृदाओं की परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है, मृदाओं में परतें एक के ऊपर एक बिछी होती है और मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पॉइंट लिख देना कि भाई मृदा ऊपर जो ऊपरी परत होती है, जो मृदा जो होती है उसकी जो ऊपर की परत होती है उसको ऊपरी परत कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी परत जो होगी, मतलब जो आपकी पहली जो लेयर होगी उसको तो आप पहली लेयर बता दोगे, यानी ऊपरी परत बता दोगे, लेकिन दूसरी लेयर को क्या बताओगे आप, दूसरी लेयर को बताओगे उपमृदा। ठीक है, तीसरी परत को आप बताएंगे मूल चट्टानी पदार्थ, यानी जो चट्टान आएगी तीसरे नंबर पे आपको। आपने कुआं खोदा होगा तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी, कुआं खोदा होगा या फिर आप कहीं देखने गए होंगे आपके अगर खेत वेत में, तो आप सभी को ये चीज़ें पता होगी। नहीं अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा अग्रसर हो जाइए, क्योंकि ये सोशल साइंस है दोस्तों। यहाँ पर आप जितना कॉन्सेप्ट समझ के लिखेंगे ना उतना आप ज़्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, और उतना बेहतरीन आप लिखेंगे। और चौथी परत में मूल चट्टानें होती है। ठीक है, चारों पॉइंट आप याद कर लीजिए दोस्तों, इसकी परिभाषा थोड़ी सी याद कर लीजिए, बाकी आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना नहीं है। अगला दोस्तों आपका, भारत में वनों का संरक्षण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है भारत में वनों का संरक्षण क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भारत में वनों का संरक्षण अंग्रेजों के शासनकाल से। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। वनों का संरक्षण अगर पूछा तो भाई अंग्रेजों ने वनों का संरक्षण कब किया था और हमने वनों का संरक्षण करने के लिए कब नीति बनाई। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी। ठीक है, जिसके अनुसार वनों की देखरेख और विकास हुआ था और वन विभाग की स्थापना की थी अंग्रेजों ने। और उसके बाद हमने कब किया, तो हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में एक केंद्र की बोर्ड वन की स्थापना की, जो वन और नवी नीति बनाई इसके संबंध में। ठीक है, तो अंग्रेजों की तिथि आपको याद रखनी है। वन संरक्षण के लिए अंग्रेजों ने 1994 में किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वन विभाग अपनाया। ठीक है, उन्होंने वन की देख रेख की। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त हमको मिली, स्वतंत्रता के बाद 1950 में हमने एक नया वन बोर्ड की स्थापना की और वनों की वही नीति अपनाई। ठीक है, वन संबंधी नई नीति अपनाई। ठीक है, और 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति की घोषणा की, जिसके 3 लक्ष्य थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले अंग्रेजों ने कब की, हमने कब की। तीसरा पॉइंट अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना आप इन 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका वनों संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका अधिकतर 4 से 5 अंक में देखा जाता है। ठीक है, तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ दोस्तों क्या होता है, जो सीधे हमें मिलते हैं, मतलब जाओ सीधा वन में वो चीज़ें लाभ उठा गए। ठीक है, और अप्रत्यक्ष लाभ किसे कहते हैं, जो हमें कुछ समय बाद मिलते हैं।
मतलब 1 है, ठीक है, मतलब 1 है, तो भाई उस वह इंस्टेंट हमें वो ए नहीं देगी। जैसे मैं समझ के चलिए 1 में जाता हूँ, मुझे लकड़ी चाहिए तो मैं लकड़ी लेकर आ जाता हूँ घर पे, तो ये क्या हुआ, मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला। लेकिन आपने सुना होगा जो 1 होते हैं वो मिट्टी की कटान को रोकते हैं, खेतों में जो है खेतों को पोषक तत्व देते हैं। तो क्या हाथ के साथ थोड़ी देते हैं, मतलब मैं लगाऊंगा, आज पेड़ लगाऊंगा, फिर 10-15 साल बाद बड़ा होगा, फिर उसके पत्ते गिरेंगे, फिर वो खाद बनेगी। तो इस प्रकार से होते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लाभ में दोस्तों आपको लकड़ी मिल जाती है हाथ के साथ पेड़ों से, आपको सहायक उपजों की प्राप्ति हो जाती है। सहायक उपज मतलब दोस्तों जो चीज़ें आपको काम आती है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए या फिर फल फ्रूट अगर हम कहें तो आपको मिल जाते हैं। जानवरों के लिए आपको चारा मिल जाता है दोस्तों आराम से हाथ के साथ, वहाँ से आपको रोजगार की प्राप्ति हो जाती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाती है, हाथ के साथ मिलते हैं आपको ना, प्रत्यक्ष रूप से मिल जाते हैं। उसके बाद अप्रत्यक्ष बात करें तो अप्रत्यक्ष यानी जो वनों से लाभ तो मिलते हैं, लेकिन वो कैसे मिलते हैं, कुछ समय बाद मिलते हैं। जैसे मिट्टी के कटाव में यहाँ पर आपकी कमियाँ आती हैं, मतलब अगर वन होते तो उनकी जड़ें जो मिट्टी को पकड़े रखती है, ठीक है, तो वो जब पेड़ बड़ा होगा, अपने छोटा होगा तब बड़ा होगा, तब वो आपको देगा। ठीक है, वर्षा में सहायक होते हैं, ठीक है, जल स्तर में वृद्धि करते, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते, बाढ़ के नियंत्रण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ है। भले ही थोड़ा दोस्तों वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते चलिए, ठीक है, जिससे आपको याद होते चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका हरित क्रांति से क्या संबंध है। ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंध दोस्तों जो अधिक उपज देने वाली जो बीजों थी, ठीक है, जो अधिक उपज देने वाली जो बीजें हैं उनका विकास कर रासायनिक उर्वरक और नई तकनीक के परिणाम स्वरूप ज़्यादा फसल उत्पादन करना ही हरित क्रांति है। ठीक है, क्या है हरित क्रांति। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में तीव्रता से है, जो अधिक उपज देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों, नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। प्राकृतिक कृषि की उन्नत किस्में के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यहाँ पर गेहूँ चावल का उन्नत किस्मों देन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि भाई हरित क्रांति है क्या, तो आपको सिंपल सी इसमें डेफिनेशन लिखना है दोस्तों कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भाई अधिक उपज देने वाले बीजों को बढ़ाया जाए, नए रासायनिक उर्वरक और नई तकनीक के माध्यम से फसल की उपजता को बढ़ाया जाए। ठीक है, कुछ राज्य आपको लिख देने, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात में गेहूँ चावल का अधिक उत्पादन और उन्नत किस्मों और इस बीजों की देन है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर यही आपको लिखना है। ठीक है, आधुनिक युग में लोहा का क्या महत्व है, ये आपका उद्योग चैप्टर से हटा दिया गया है। छठा क्वेश्चन भी आपका हटा दिया गया है, छोड़ दीजिए। सातवें क्वेश्चन पे, ये वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिभाषा भूल जाइए। सिंपल सी मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ कि वायु की शुद्धता में कोई ऐसा परिवर्तन, वायु में कोई ऐसा परिवर्तन जिससे उसकी शुद्धता में गिरावट आती है, उसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, अगर आप याद नहीं रख सकते मेरी परिभाषा याद रखिए, वायु में कोई भी ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे वायु की शुद्धता में गिरावट आती है वो होता है वायु प्रदूषण। ठीक है, अब दोस्तों इसकी परिभाषा देखते हैं। कारखानों से निकलने वाला हानिकारक गैसों, ये ठीक है, मैंने जो परिभाषा बताई दोस्तों वो आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ये याद करना चाहते हो तो आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कारखानों से निकलने वाले हानिकारक गैसों, धुओं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार से होने वाले, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कारण चिपकाया गया है, कारण के बाद में उससे क्या हानि होती है वो चिपकाया गया है, और लास्ट में बता दिया गया भाई कि वायु प्रदूषण ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, आठवां बंदरगाह पतन, ये आपका परिवहन हटा दिया गया है, ये भी आपका हटा दिया गया है। नौवां, 10वां भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, मैंने सब टिक लगा कर रखे हुए थे दोस्तों। अगला आपका मौसम वाला नहीं हटाया दोस्तों, आपको मौसम संकेतों से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देश में प्रेक्षणशालाओं के माध्यम से मौसम तत्वों के मानचित्रों पर चिन्हों प्रतीकों को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों को 1935 में वर्षा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो मौसम संकेत ऐसे संकेत होते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, और इन संकेतों की शुरुआत 1935 में वार्सा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ के द्वारा की गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौसम मानचित्रों के प्राप्त पूर्वानुमान कहाँ से अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, तो जो मतलब आप समझ के चलिए, जो मौसम मानचित्र होते हैं, मतलब हमें जो मौसम की न्यूज़ दिखाते हैं समाचार में, तो वो जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए कब है, अत्यधिक उपयोगी कब है। मतलब अगर परसों की न्यूज़ अगर आज बता दी तो वो हमें कैसे महत्वपूर्ण है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें आंसर में लिखिए कि मौसम संबंधी मानचित्रों को पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, पूर्वानुमान से प्राप्त सूचनाओं को समाचार पत्रों, आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित कर, ठीक है, और तूफान आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं जनसामान्य सुरक्षित करके प्रयास किया जाता है। ठीक है, और मौसम मानचित्रों के प्राप्त पूर्वानुमान में नौ संचालन वायु
उपयोग किया जाता है, ठीक है। उपयोग दोस्तों इसमें ये नहीं लिखा है कि भाई कहाँ उपयोगी है, ठीक है। तो आप इसमें केवल ये लिखा हुआ है कि भाई कैसे प्रचारित किया जाता है, कि पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे बताया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको आंसर में लिखना है, ये सब तो आप लिखिए तो बेस्ट रहेगा। उसके अतिरिक्त अगर आप इसमें इस क्वेश्चन के अनुसार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इससे जो आने वाली जो मुसीबतें होती है उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उन्हें जो हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उस चीज़ के प्रति, ठीक है। बाकी अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न इस प्रकार से। अगला दोस्तों सूखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो सूखा किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब बरसात होती है उसकी लिमिटेशन होती है दोस्तों 25%। अगर बरसात उससे कम होती है तो समझ के चलिए सूखा पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बरसात काफ़ी कम होती है और एक मापदंड है 25%। अगर उससे कम बरसात होती है तो उसे हम सूखा क्षेत्र के नाम से जानते हैं या वो इलाका सूखाग्रस्त हो जाता है। अगला दोस्तों बाढ़ से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों बाढ़ से तात्पर्य है कि किसी बड़े भूभाग या किसी कारणों पर जल के कारण जब अपार जनधन की हानि होती है तो उसे बाढ़ कहते हैं, ठीक है। किसी आपको इसकी परिभाषा में लिखना है दोस्तों, किसी भूभाग पर जब जल के कारण काफ़ी जनधन की हानि होती है, काफ़ी नुकसान होता है तो उसे हम बाढ़ कहते हैं। और बाढ़ का कारण आपको दे देना है, बाढ़ का कारण नदी की वृद्धि होने से होता है, नदी में जल की वृद्धि होने से होता है। बरसात के दिनों में बरसात के जो दिन होते हैं दोस्तों उसमें बांध फटने के कारण जो है ये हमारे सामने बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला दोस्तों आपको सुनामी से क्या आशय है, दोस्तों सुनामी से आपका आशय होगा जब महासागरीय जल अचानक विस्थापन होता है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जो है ऊंची ऊंची जो है तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे भूकंपीय लहरें कहा जाता है, ठीक है। सामान्य ऊर्ध्वाधर तरंग पैदा होती है परंतु श्रृंखला की तरफ बन जाती है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। अगला दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का दोहन उत्तरदायी है, क्या है सच है समझाइए, ठीक है दोस्तों। तो प्राकृतिक सूखा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाला कारण वनों का विनाश है दोस्तों। वनों के विनाश के कारण ही जो है आज वर्षा की अनिश्चितता बढ़ गई है दोस्तों। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वनों का दोहन जब वन कट रहे हैं तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है जैसे सुनामी आ रही है तो क्या वो वन कटने के कारण आ रही है, जो बाढ़ आ रही है क्या वो वन कटने के कारण आ रही है, तो बस आपको अपना उत्तर लिखना है। तो आपको बस लिखना है कि सूखा, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं वनों के कारण ही हो रही है, हमें वनों का जो विनाश रोकना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसे ही होता रहा तो काफ़ी हमें फ्यूचर में ऐसी ऐसी घटनाएं और देखने को मिल सकती है। ये आपको दोस्तों इसमें लिखना है सोशल साइंस में। आप ऐसा मत बोलिए दोस्तों कि मन से लिख रहे तो अंक नहीं मिलेंगे आपको दोस्तों, पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि 10th में दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है न कि आपका आंसर, ठीक है। आपने क्या लॉजिक से इस्तेमाल किया। जबकि आप देखिए तो 10th के जो बच्चे होते हैं उनके परसेंट होते हैं 90, 93, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे के भी। जबकि आप 12th में चले जाइए तो 12th में आपका देखा जाता है कि आपने आंसर क्या लिखा, आपने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, उससे उनको कोई मतलब नहीं, आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही प्रश्न। आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं जो लघुत्तरीय प्रश्न है आपके वो कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय और टिप्पणियों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।